गाइस, आज एक नई वीडियो के साथ हम देखते हैं कि आपकी इनकम टैक्स जो टैक्सेबल है अगर, तो उसको नॉन टैक्सेबल कैसे करें ताकि आपको जीरो टैक्स पे करना पड़े या तो फिर मिनिमम से मिनिमम टैक्स पे करना पड़े। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अब न्यू टैक्स रिजीम भी है, ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों रिजीम है, तो थोड़ा सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं और इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से टैक्स रिजीम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और हमें कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए फॉर पेइंग द टैक्स, करेक्ट। सो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप इजीली डिसाइड कर पाओ आपकी इनकम के लिए, आपकी सैलरी के लिए कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और आप अकॉर्डिंगली आपका टैक्स सेव कर सके या फिर आपको टैक्स लायबिलिटी जीरो आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप एक भी डिडक्शंस आप मिस ना करो, आपके टैक्सेस सेव कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये आपके लिए आर्टिकल भी ऑलरेडी मेरी वेब पेज पे अपलोड कर दिया है। आप इजीली चेक कर सकते हैं इसमें, जिसमें आपकी सारी डिटेल जो मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ वो मिल जाएगी। ओके, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले से आपको बता देती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई अपना टैक्स जीरो कर पाएगा, वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपकी क्या सिचुएशन है, कितनी इनकम है, आपने कितने डिडक्शंस लिए हुए हैं, कितने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी टैक्स सेव हो सकती है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम जो डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं वो कवर करने की कोशिश की है ताकि आप उन डिडक्शंस का बेनिफिट ले पाए और आपका टैक्स सेव कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी एक्सेल वर्किंग की तरफ, जहां पे मैंने ये पूरा वर्किंग आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है, जहां पे हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगेगा वो देखना है और अजम्पशंस के लिए या आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से कितना डिडक्शन होता है, कैसे वर्किंग होता है वो समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लिया है जिसमें मैंने बताया कि आपका एनुअल सीटीसी इज 17 लाख। आपका जो पैकेज है एनुअल वो 17 लाख का है, ठीक है। नॉर्मली आपका जितना एनुअल सीटीसी होता है ना, उसका 50% आपका बेसिक सैलरी होता है। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसके थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली इस तरह से होता है। आपका जितना एनुअल सीटीसी है उसका 50% आपका बेसिक सैलरी होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एग्जेम्पशन की तरफ। उसमें सबसे पहला एग्जेम्पशन आपका हो जाता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी हो जाता है और मैक्सिमम आपको 7.5 लाख पर एनम तक उसका एग्जेम्पशन मिलता है। ओके, अब क्योंकि बेसिक सैलरी आपका 8,50,000 है, 12% ऑफ 8,50,000 वुड बी 1,02,000। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने वही दिया है। 8,50,000 का 12% मैंने ले लिया है, इतना आपको एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। अब ये जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉइज भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉइज ने भी कंट्रीब्यूट किया है, डेफिनेटली उसका आउट ऑफ सैलरी ही उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, तो ये जो एनुअल सीटीसी है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो उसका भी डिडक्शन आपको आगे मिल जाएगा 80C में। आप देख सकते हैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको 80C में मिल जाता है। जब हम आगे के डिडक्शंस देखेंगे मैं आपको उसमें बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जेम्पशन, राइट, 1,02,000। तो अब हमारी ग्रॉस सैलरी आफ्टर एग्जेम्पशन हो जाती है 15,98,000। फाइन। अब हम एग्जेम्पशन जो सेक्शन 10 में मिलते हैं उसमें से भी मैंने मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिए हुए हैं जो नॉर्मली सारे एम्प्लॉयज को मिलते हैं। सबसे पहला है HRA। HRA अगर आप देखेंगे तो मैंने नॉर्मली आपकी सैलरी का 20% HRA लोग पे करते हैं, मतलब कंपनी से आपको आपकी जितनी सैलरी है उसका अप्रोक्स 20% HRA का अलाउंस देती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपकी जितनी सैलरी 17 लाख, उसका 20% मतलब 3,40,000। अब डायरेक्टली 20% एज एन एग्जेम्पशन हम नहीं ले सकते, उसका एक पर्टिकुलर वर्किंग होता है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। 3 वर्किंग होते हैं, उसका जो मिनिमम रहेगा उसका उतना HRA का आपको अलाउंस मिलता है। तो मिनिमम ऑफ HRA जितना आपने एक्चुअल HRA रिसीव किया है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि 20% ऑफ सैलरी आपको HRA मिला है, राइट। सेकेंड वर्किंग है आप जितना एक्चुअल रेंट पे करते हैं उसमें से 10% ऑफ आपका बेसिक और DA माइनस हो जाएगा। ओके, तो आपका एक्चुअल रेंट माइनस बेसिक प्लस DA 10%। ओके, और थर्ड वर्किंग है 50%
और 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अब वो डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटीज में रहते हो या नॉन मेट्रो सिटीज में। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% होगा, और अगर नॉन मेट्रो में रहते हैं तो आपका 40% आपको HRA यहाँ पे काउंट होगा। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उतना आपको एज एन एग्जेम्पशन क्लेम करने मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो आपका 20% सैलरी से HRA मिलता है वो ही आपका मिनिमम है, और आप उतना ही एग्जेम्पशन यहाँ पे लेते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पे वर्किंग भी दिया लिया है, 20% लिया है अप्रोक्स। आगे पीछे ही कुछ होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जेम्पशन मिलता है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको आपके 2 बच्चों तक का अलाउंस मिलता है। मतलब आपके 3-4 बच्चे हैं तो फिर भी आप 2 ही बच्चों का अलाउंस ले सकते हो। उसमें भी 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब 200 रुपए का आपको उसमें मिल जाता है। तो टोटल हो जाएगा 2400 एनुअली एग्जाम्शन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ओके, और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में भी आपको 2 बच्चों तक का हॉस्टल अलाउंस मिल जाता है, जिसमें 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है। तो वो हो जाता है 7200 रुपीज पर एनम। आप देख सकते हैं 300 का 12 मंथ का 2 बच्चों का, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पशन होता है आपका लीव ट्रैवल अलाउंस। अब लीव ट्रैवल असिस्टेंस बोल सकते हैं। आप पूरे 4 साल में से 2 साल का लीव ट्रैवल असिस्टेंस ले सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस में आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रैवलिंग पे खर्चा हो रहा है उसका आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने ट्रैवल किया बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय रोड भी अगर आपने ट्रैवल किया है तो ट्रैवलिंग का खर्चा आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके होटल के एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो उसका अलाउंस नहीं मिलता है, उसका एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि आप इसको 4 साल में से किसी 2 साल का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप हर साल अगर ट्रिप कर रहे हैं और हर साल का अगर क्लेम किया तो नॉट अलाउड, ठीक है। 4 में से किसी भी 2 साल का एग्जाम्पशन आपको लेना है। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी 4 मेंबर्स की फैमिली है और आपने बाय एयर ट्रैवल किया है और उसमें आपका 50,000 का अगर एक्सपेंस हुआ है ट्रैवल पे, तो मैंने 50,000 का अजम्पशन लेके यहाँ पे एग्जाम्पशन लिया है। ओके, नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट्स। अब रीइंबर्समेंट में जैसे कि आपको कुछ कंपनीज में लोगों को एम्प्लॉयज मील कूपन प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर उनके इंटरनेट या मोबाइल रिचार्ज दिए जाते हैं, या फिर कार लीज पे दी गई है तो उसका जो लीज है वो कंपनी पे कर रही है, राइट। तो ये सारे होते हैं रीइंबर्समेंट, जो आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होता है। ये जो 17 लाख की सैलरी आपकी दिखाई है उसमें वो इंक्लूडेड होता है। तो ऐसे केस में आपको उसका भी रीइंबर्स, वो भी आपको डिडक्शन करने मिल जाता है, राइट। लेकिन मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको ये कोई डिडक्शन नहीं मिला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज अलाउ नहीं करती, कोई कोई कंपनी अलाउ करती है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए और आपकी नॉलेज के लिए पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 0 अज्यूम कर रही हूँ। आपकी नेट सैलरी बन जाती है 11,98,000। ओके, अब इसमें से आपको डिडक्शंस मिलते हैं। डिडक्शन में सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2,500 रुपीज का, जो सबको अवेलेबल होता है अंडर ओल्ड रिजिम, ठीक है। तो ओल्ड रिजिम में आपको 52,500 का तो स्ट्रेट डिडक्शन मिल ही जाता है, जिसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 2,500 आपका प्रोफेशनल टैक्स है, जो आपके CTC में इंक्लूडेड होता है, करेक्ट, यस। और नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो सेक्शन 24 में आप क्लेम करते। ओके, तो आप खुद के घर में रहते हैं और आपने वो लोन पे लिया है घर, और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपको 2 लाख तक का एग्जाम्पशन मिलता है, ठीक है। लेकिन चलिए एक सिचुएशन समझते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि आपका जॉब दिल्ली में है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आपका खुद का घर है जो मुंबई में है, और वो आपने रेंट पे ले रखा है, और जो मुंबई का घर है उस पर आपने लोन ले रखी है, तो आप उस पर लोन इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, राइट। साथ में आपने, क्योंकि वो घर रेंट पे रखा है, आपका वो रेंट इनकम भी बन जाता है, आप कहीं से इनकम अर्न कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी से। ऐसे केस में कैसे वर्किंग होगा, आपका वो जो रेंट इनकम है, वो रेंट इनकम में से आपको प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने मिलेगा, क्योंकि आपका वो खर्चा है, घर को मेंटेन करने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस घर में कुछ मेंटेनेंस भी होगा, तो वो 30% फ्लैट डिडक्शन आपको इनकम टैक्स दे देता है। 30% जितना रेंट का माइनस हो जाएगा आपका मेंटेनेंस का चार्जेस के बिहाफ में, और फिर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो वहां से माइनस होगा, राइट। और फिर जो बैलेंस आएगा वो लॉस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो अप टू 3 लाख। ये हो जाता है होम लोन का वर्किंग। हाउसिंग लोन के डिटेल्ड वर्किंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना। अगर आपने हाउसिंग लोन ली हुई है तो, और आपके पास एक से ज्यादा हाउसेस है, ऐसे केसेस में कैसे उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी और आपकी कितनी रेंट इनकम में आप कितना लॉस बुक कर पाओगे, उसकी डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से अपनी चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो उसके लिए आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोस को देख पाए। ओके, सो नेक्स्ट डिडक्शन हम लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिडक्शन हैं जो आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं और सेक्शन 80C की एक मैक्सिमम लिमिट आपके लिए दे दी गई है 1,50,000। उसमें आपको सिर्फ 1,50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। अब मेरा मानना ये है कि आपको तो ये सारी लिमिट एग्जॉस्ट कर लेनी चाहिए अगर आपको मैक्स टू मैक्स टैक्स सेव करना है। अगर आपकी इनकम 10 से ज्यादा भी है तो आप अगर इसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो आप बहुत सा आपका टैक्स सेव कर सकते हैं। ओके, इसमें आप होता क्या है, क्या क्या डिडक्शन या क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स ऐसी है जो 80C में इंक्लूड होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो मैंने प्रोविडेंट फंड की बात की थी, जहां पे 2 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। इसमें से एम्प्लॉयर का तो आपको आगे एग्जाम्पशन मिल गया। अब दूसरा ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो 80C में मिलता है, राइट। फिर अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट का पे करते हो आप, वो भी यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने नई प्रॉपर्टी बाय की है इस साल में तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए होंगे उसका भी डिडक्शन आप इस साल में ले सकते हो। फिर ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करके उसका डिडक्शन ले सकते हो। यूलिप यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस की FDs, फिर 5 years का टैक्स सेविंग FDs, फिर चिल्ड्रंस का ट्यूशन फी जो आप स्कूल में पे करते हैं वो आपको चेक करना होता है क्योंकि जो आप इनवॉइस रिसीव करते हैं स्कूल से उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, लेकिन उसमें जो पर्टिकुलरली ट्यूशन फीस लिखा हुआ है ना उसका ही डिडक्शन आपको यहाँ पे लेना है। पूरी स्कूल फीस का आपको डिडक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो वो एक मिल जाता है आपको। फिर NPS नेशनल पेंशन स्कीम, इस सेक्शन वाले नेशनल पेंशन स्कीम में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वो 80C में इंक्लूड हो जाता है, 80C की लिमिट में। ओके, तो इन सबको मिला के आप मैक्सिमम 1,50,000 तक का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन ओल्ड टैक्स रिजीम। और मेरा मानना है कि आपको अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव करना है तो आपको ये पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर लेनी चाहिए, करेक्ट। फिर नेक्स्ट डिडक्शन आपको मिलता है 80CC-D का एंड इट इज नेशनल पेंशन स्कीम ओनली, जिसमें आपको एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है, 50,000 का। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 80CC-D2। ये है NPS, वो भी नेशनल पेंशन स्कीम है। कुछ एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं, अगर आप चाहो तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एम्प्लॉयर के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपके एम्प्लॉयर ने NPS में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका डिडक्शन मिल सकता है। आपको ये ऑप्शन अगर एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन लेना चाहिए टू सेव द टैक्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर द डिडक्शन 80D, मतलब आपका हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम। ओके, उसमें भी कैसे होता है, अगर आप खुद के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं तो अप टू 25,000 आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। साथ में अगर आप आपके पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम लेते हैं तो आपको एडिशनली 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है 80D में, राइट। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि आपने आपके सिर्फ आपका बच्चों का और स्पाउस का मेडिक्लेम लिया है और इसीलिए 25,000 मैंने अज्यूम किया है। फिर नेक्स्ट डिडक्शन होता है सेक्शन 80E का। अब सेक्शन 80E में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन्स लेते हैं तो उसका लोन का जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन मिल जाता है, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और जरूरी नहीं कि आपके लिए ही लोन लिया हो हायर एजुकेशन का, आपके बच्चों के लिए, आपके स्पाउस के लिए भी अगर आपने लिया है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका विदाउट एनी लिमिट आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80E में। तो मैंने एज्यूम किया है कि आपने समझो 50,000 तक का इंटरेस्ट यहाँ पे किया है। ओके, और नेक्स्ट है 80EEB। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई परचेज किया है वो भी लोन पे, तो उसके भी लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाता है अप टू 1.5 लाख, ठीक है। और इसमें कंडीशन ये है कि आपने वो लोन फाइनेंशियल ईयर 19 से 23 के बीच में लेनी चाहिए, तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। 23 के बाद अगर आपने वो लोन ली है तो आपको फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपने वो लोन ली है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शंस कवर हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5,35,900 है। अगर आपकी 17 lakhs एनुअल CTC है तो उस केस में ये सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद भी आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है 5,35,900 इन द ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक रिबेट मिलता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है टैक्सेबल इनकम तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, और भी चेक करेंगे कि कुछ डिडक्शंस हम अभी भी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने सिर्फ हमारा ही मेडिक्लेम निकाला है और 25,000 का डिडक्शन लिया है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम ले लेते हैं तो आपको और भी एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पे अप टू 50,000 का। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स का मेडिक्लेम ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आप अप टू 50,000 को क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 75 ले रही हूँ और टोटल हो जाएगा 75,000। अब आप चेक करेंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम इज 4,85,900, मतलब बिलो 5 लाख इन द ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको अब जीरो टैक्स पे करना होगा, आपकी मैक्सिमम टैक्स सेव हो चुकी है इन डिडक्शंस के थ्रू। लेकिन प्रैक्टिकली सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट? सारे डिडक्शंस क्लेम करना पॉसिबल नहीं है। जो हमारे वर्किंग है वो थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसलिए नंबर में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं और हमारा इनकम टैक्सेबल हो भी सकता है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं, कुछ चीजों को डिडक्ट करके देख लेते हैं और कुछ चेंजेस यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डिडक्शंस हटा दूं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 15 लाख, क्योंकि मैंने 15 लाख इनकम लेके ट्रायल एंड टेस्टिंग किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 15 लाख दिखाती हूँ। आप जितना भी चाहो यहाँ पे इनकम का अजम्पशन ले सकते हैं कि या फिर आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो यहाँ पे आप डाल के चेक कर सकते हैं आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है और अभी भी आपको कितने डिडक्शंस लेने की जरूरत है, कितने अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि आपको इस साल में कोई टैक्स पे करना ना पड़े। याद रखें, इसको 31 मार्च के पहले ही 31 मार्च 2024 से पहले ही चेक कर ले, ताकि उसके पहले आप प्रॉपर एक्शंस ले पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए और आपकी टैक्स सेव कर पाए। क्योंकि एक बार 31 मार्च चला गया, उसके बाद आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी वो नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा उसका, राइट? तो चलिए मैं अज्यूम करती हूँ कि ये इनकम आपकी 15 लाख है, तो अकॉर्डिंगली आपका बेसिक सैलरी भी चेंज हो जाएगा, ये प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा, फिर आपका HRA भी चेंज हो जाएगा, ये आपका सेम रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि आपने कोई डिडक्शन इसका नहीं लिया हुआ है, ओके? तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर रही हूँ। लीव ट्रैवल असिस्टेंस, ये मेरा मानना है कि आपको ये लेना ही चाहिए, रिइंबर्समेंट कोई नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह सेव रहेंगे। होम लोन का अगर मिल जाता है आपको, ओके, 86 की सारे डिडक्शन आपने क्लेम किए हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेडिक्लेम में चेंज करके, अगर समझो पेरेंट्स का मेडिक्लेम नहीं लिया या फिर पेरेंट्स का लिया भी है लेकिन दोनों का मिला के आपका 25,000 का मेडिक्लेम टोटल हो रहा है, फिर आपने कोई हायर स्टडीज के लिए लोन भी नहीं लिया है तो उसका इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं क्लेम करेंगे, और साथ में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सब जो नहीं लिया है आपने तो उसका भी 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 4,57,500 हो रही है, जिसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इन द ओल्ड टैक्स रिजीम, राइट? क्योंकि ये सारे डिडक्शंस मैंने एक्चुअली अभी तक लिए नहीं, मुझे अभी इस मंथ में डिसाइड करना है कि मुझे ये डिडक्शन लेना है कि नहीं लेना है, राइट? या मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। वो डिपेंड करता है कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो रही है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अबव जा रही है तो ही मुझे डिडक्शन लेना है। उसका मतलब अभी भी आप अगर चेक करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग दिखा देती हूँ। अगर 5 लाख इज माई टैक्सेबल लिमिट, उसमें से 5 लाख में से मैं अगर ये 4,57,500 माइनस करती हूँ तो 42,500 का कैप मेरे पास अभी भी है। मतलब मैं यहाँ पे मेरे इतने जो डिडक्शंस मैंने ऊपर लिए हुए हैं उसमें से अभी भी 42,500 की इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं कम करती हूँ फिर भी मेरा टैक्स बच जाएगा। तो आप ये चीजें चेक कर सकते हैं, सबके लिए ये सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, राइट? तो हमने 2 सिचुएशन को देख लिया है। कुछ डिडक्शंस जो हम लोगों ने सारे डिडक्शन पहले वाली सिचुएशन में क्लेम किए थे उसमें से कुछ मेजर डिडक्शंस रिमूव भी कर दिए जो सारे लोगों को एप्लीकेबल ना भी हो। तो ऐसे केस में भी आपने देख लिया है कि आपकी इनकम अगर 15 लाख तक है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। अब इसी सिचुएशन को लेके हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख की अगर आपकी एनुअल सीटीसी है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स आएगा और आप कितना टैक्स सेव कर पाओगे, या दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू, वो हम चेक कर लेते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आपके टैक्स स्लैब्स क्या है। आप देख सकते हैं कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स स्लैब 2,50,000 तक अगर आपकी इनकम है तो 0 टैक्स है, लेकिन 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स पे करना है। 5 लाख टू 10 लाख है तो 20%, और अबव 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% लग जाता है उसके 10 लाख की ऊपर की इनकम पे, राइट? और अप टू 5 लाख इसमें आपको रिबेट दे दिया है। आपको रिबेट कितना है? अप टू 5 लाख इन द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, ओल्ड टैक्स रिजीम में बिलो 5 लाख आपको आपकी इनकम करनी है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स लेके या डिडक्शंस लेके, ओके। नेक्स्ट है आपका न्यू टैक्स रिजीम।
न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप देखते हैं तो स्लैब्स कुछ इंक्रीज किए हैं, टैक्स रेट्स भी कम कर दिए हैं और उसमें आपको रिबेट अप टू 7 लाख मिल जाता है। अगर टैक्स स्लैब और रेट्स हम लोग देख ले तो 3 लाख तक आपको आपकी इनकम पे टैक्स माफ किया है, तो 0% टैक्स है उस पे। फिर 3 लाख टू 6 लाख आपका 5% टैक्स है, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख पे आपको 15% लगेगा, 12 लाख टू 15 लाख पे आपको 20% और अबाव 15 लाख अगर आपकी इनकम जाती है तो 30% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजिम में आप देख सकते हैं कि टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए हैं और उसके रेट्स भी कम रखे हैं, 5, 10, 15, 20, 30, राइट। तो लेकिन 15 लाख की इनकम पे आपको न्यू टैक्स रिजिम में कितना टैक्स मिलेगा देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत है। न्यू रिजिम में आपको बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस है जो अलाउ नहीं है, जो ओल्ड रिजिम में अलाउ है लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से डिडक्शंस है जो हम न्यू टैक्स रिजिम में ले पाएंगे और अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी होती है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में हमें अपनी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम करनी है, राइट, तभी जाके हमारा टैक्स 0 होगा। देख लेते हैं, अगर आपकी एनुअल सीटीसी 15 लाख है तो आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 50% ऑफ एनुअल सीटीसी मतलब 75,000। उसमें आपको एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा प्रोविडेंट फंड में उसका डिडक्शन मिल जाएगा 90,000 का, जो वर्किंग है 12% के बेस पे, राइट। ओके, फिर ये सारे डिडक्शंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 है उसमें से आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी जो हमने ओल्ड टैक्स रिजिम में क्लेम किए थे, राइट। ओके, और आपकी नेट सैलरी हो जाएगी 14,10,000। अब इसको 7 लाख तक कैसे पहुंचाएंगे देखते हैं, पहुंचती है कि नहीं। फिर डिडक्शंस देख लेते हैं, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल सकता है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2,500 का, उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड है, आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारे डिडक्शंस आपको ये नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, एटीसी का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ATCCD1 भी जो आप एनपीएस में अप टू 50 के डालेंगे वो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ATCCD2 का जो एनपीएस में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। अब मैंने ये वर्किंग बताना यहाँ पे भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आगे मैंने बताया नहीं था कि ATCCD2 में आप जो डिडक्शन लेते हैं उसकी एक वर्किंग होती है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई है तो अप टू 10% आपका बेसिक प्लस डीए उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं इन्वेस्ट करके, राइट। और हायर लिमिट दी है 7.5 लाख। तो यहाँ पे अज्यूम करती हूँ आप प्राइवेट एम्प्लॉई है और आपने 10% डिडक्शन लिया है आपकी बेसिक सैलरी का, 7,50,000 का आपने 10% यहाँ पे क्लेम किया है, राइट। ओके, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, होम लोन एजुकेशन लोन पे नहीं मिलेगा लोन इंटरेस्ट का, और आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लिया है लोन पे तो उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, राइट। तो अब टैक्सेबल इनकम आपकी हो जाती है 12,85,000 और 12,85,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो तो आपको आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है अबाउ 7 लाख। रिबेट आपको 7 लाख तक मिलता है, लेकिन क्योंकि 7 लाख से ऊपर है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इसीलिए आपको न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आपको टैक्स सेव करना है कैसे भी करके तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स करके मैक्सिमम डिडक्शंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी सैलरी इन हैंड ज्यादा चाहिए तो आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, आप कितना भी टैक्स हाई पे करने के लिए रेडी है, राइट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सिचुएशन में कौन सा रिजिम सिलेक्ट करना है। अब बात आती है कि आपको क्या हर साल ऑप्शन मिलेगा न्यू या ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करने का। तो इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यस, आप हर साल स्विच कर सकते हैं ओल्ड से न्यू में, न्यू से ओल्ड में, आपके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल है, तो ऐसे केस में एक बार आपने ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू में सिलेक्ट कर लिया तो आपको एवरी ईयर न्यू टैक्स रिजिम ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपने एक बार ओल्ड से जाके न्यू में सिलेक्ट कर लिया तो आपको एवरी ईयर फिर न्यू ही एप्लीकेबल होगा, आप वापस ओल्ड में नहीं जा पाओगे, फाइन। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बताया है। मतलब आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम ही सिलेक्टेड होगा। आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एज पर न्यू टैक्स रिजिम ही कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है
तो आपको स्पेसिफिकली वहां पे सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म है वो फाइल करना होगा, वो सबमिट करना होगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली आपका फिर वर्किंग होगा, टैक्सेबल लायबिलिटी काउंट होगी और टैक्स कैलकुलेट होगा, राइट। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपके लिए यहाँ पे मैंने मैक्सिमम, मैं नहीं बोल रही कि सारे डिडक्शंस कवर हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शंस जो नॉर्मली पीपल क्लेम कर सकते हैं और जो फिजिबल है, पॉसिबल है प्रैक्टिकली, वो सारे कैलकुलेशंस में मैंने ले लिए हैं, वो सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस मैंने कैलकुलेशन में ले लिए हैं और आपका टैक्स कैलकुलेशन मैंने बहुत ही सिंपल बना दिया है। ये एक्सेल शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मेरी ये एक्सेल वर्किंग भी मिल जाएगी, साथ में टैक्स कैलकुलेशन का शीट भी मैं आपको इसमें ऐड करके दे दूंगी, ताकि आप आपकी इतनी टैक्स आती है वो भी चेक कर पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में इतना टैक्स आ रहा है, न्यू में इतना टैक्स आ रहा है, तो आपको किस में कम टैक्स आ रहा है और अकॉर्डिंगली आप अपनी टैक्स सेविंग्स प्लान कर पाओ। अगर आपको कुछ क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी आपकी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके कुछ भी काम आई हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी टैक्स सेविंग प्लान्स कर पाए इन एडवांस बिफोर 31 मार्च 2024।